हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू अजहरी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में आए हैं कि हम लोग समझ सकें कि एबीसीडी पैरामीटर ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैसे निकाला जाता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग चार कैटेगरी में बांटते हैं। उसमें सबसे पहला है रिसीविंग एंड सी मॉडल। रिसीविंग एंड सी मॉडल, जब भी हम लोग पावर सिस्टम पढ़ते हैं दोस्तों, तो पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट यही होता है कि एबीसीडी पैरामीटर को निकालना। ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर को कैसे निकाला जाए, है ना, उसका कैसे हम लोग पता करें कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है, रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स हैं, उस डिफरेंट टाइप्स के जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें कैसे निकालेंगे एबीसीडी पैरामीटर। तो सबसे शुरुआत हम लोग करते हैं रिसीविंग एंड सी मॉडल से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग चार तरीके से डिवाइड करते हैं: रिसीविंग एंड सी मॉडल, सेंडिंग एंड सी मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिसीविंग एंड से समझेंगे, फिर उसके बाद सेंडिंग एंड समझेंगे, उसके बाद नॉमिनल टी मॉडल समझेंगे, उसके बाद नॉमिनल पाई मॉडल समझेंगे। बाकी समझेंगे, हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो में बना के डालते रहूंगा। चलिए इसको समझते हैं पहले। और इससे पहले मैंने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो एबीसीडी पैरामीटर निकाला था उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। एबीसीडी पैरामीटर निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? तो एबीसीडी पैरामीटर हम लोग किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इसलिए निकालते हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उस ट्रांसमिशन लाइन को समझने में आसानी हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो हम लोग रिसीविंग एंड सी मॉडल में हम लोग देखेंगे कैसे एबीसीडी पैरामीटर निकलता है। सबसे पहले समझते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसको कहते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या देखे थे हम लोग? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है, लेस देन कितना होता है? 80 किलोमीटर होता है। मगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसको कहेंगे, है ना? 80 किलोमीटर किसके लिए था? लेस देन 80 किलोमीटर फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी यूज होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? एक तरह से कांस्टेंट मान लेते हैं और उसी के हिसाब से लेंथ को लेके चलते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को लेंथ है जो हम लोग लेते हैं 80 किलोमीटर से ज्यादा लेंगे और 200 किलोमीटर से कम लेंगे। 200 किलोमीटर से जो कम लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है मगर 80 किलोमीटर से ज्यादा का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। और इसके लिए अगर हम लोग बोले L इंटू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो L इंटू एफ का वैल्यू लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन किससे? 4000 से। 4000 से ज्यादा होना चाहिए। और कम किससे होना चाहिए? कम होना चाहिए 10,000 से, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि इसके लिए L इंटू एफ कॉन्स्टेंट रहता है किसी भी जगह के लिए, है ना, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो। L इंटू एफ लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट रहता है हर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जो हम लोग देखे थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कितना होना चाहिए था? 4000 से कम होना चाहिए था, है ना, हम लोग देखे थे। इसमें क्या होना चाहिए? 4000 से ज्यादा होना चाहिए और 10,000 से कम होना चाहिए L इंटू एफ। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए तो होना चाहिए, मगर ये कांस्टेंट है, ये हर जगह पे सेम होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके सर्किट डायग्राम में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर को नहीं लिए थे। कैपेसिटर को नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे कैपेसिटर को? क्योंकि उसका लेंथ कम था। तो लेंथ कम होने से चार्जिंग करंट जो होता है, नो लोड करंट जो था बहुत कम था, है ना, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या, लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होने से क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये कैपेसिटेंस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और कैपेसिटेंस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, इसलिए इसका एनालिसिस भी अब हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे उसमें कैपेसिटेंस का एनालिसिस नहीं किए थे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि R प्लस L अगर सीरीज में है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्पीडेंस बोल सकते हैं। तो इम्पीडेंस का जो सिंबल होता है जेड, तो जेड से दिखला दिए, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का एडमिटेंस है Y, है ना। हम लोग कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाए हैं, इसलिए हम लोग उसका क्या लेंगे? एडमिटेंस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? एडमिटेंस लेंगे, ठीक है। एडमिटेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है। एडमिटेंस जो होता है 1 अपॉन इम्पीडेंस होता है। क्या होता है? 1 अपॉन इम्पीडेंस होता है। तो ये कैपेसिटर का 1 अपॉन इम्पीडेंस है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एडमिटेंस बोल दे रहे हैं, ठीक है। वाई क्या अपने आप में? एडमिटेंस है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए एक सोर्स लगा हुआ है, सोर्स वोल्टेज इसको बोल रहे हैं VS, एक रिसीविंग एंड का वोल्टेज है VR, है ना। करंट फ्लो हो रहा है IS करंट जो फ्लो हो रहा है इस नोड से यहाँ पे अगर कोई नोड मान लेते हैं X नोड है, X नोड से दो भागों में डिवाइड हो रहा है। एक तो कैपेसिटर की तरफ जा रहा है जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं IC कैपेसिटर करंट, है ना, और एक रिसीविंग एंड में जा रहा है जिसको बोल देते हैं रिसीविंग एंड करंट IR। ठीक है, तो सबसे पहले इसी नोड का एनालिसिस करते हैं हम लोग। इस नोड का अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस नोड पर क्या हो जाएगा, IS का वैल्यू अगर बोले अप्लाई KCL एट नोड X, KCL जब नोड X पे लगाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, IC प्लस IR। हम लोग क्या देखेंगे IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IC प्लस IR। यहां से कोई दिक्कत, ठीक है नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं नाम, ठीक है। IS इज इक्वल टू IC प्लस IR किससे, KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से। नोड से डिवाइडेड वाले जो करंट है क्या होते हैं, सम के बराबर होते हैं किसके, जिसको सोर्स करंट के, है ना। अब अगर देखिए इसी को आगे बढ़ा दें, हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं जो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बताए थे कि VS इज इक्वल टू क्या होता है, दो इक्वेशन हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, उस दो इक्वेशन को हमेशा याद रखना है। कौन सा इक्वेशन, एक तो है VS इज इक्वल टू क्या होता है AVR प्लस BIR, ठीक है, और एक होता है IS इज इक्वल टू क्या होता है CVR प्लस DIR, है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ नाम दे देते हैं स्टार, और इसका स्टार 1, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हर जगह पे ABCD पैरामीटर जब भी निकालेंगे इन दो इक्वेशन को ही कंपेयर करना है। ये इक्वेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है ए पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद रिसीविंग एंड का वोल्टेज प्लस बी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू रिसीविंग एंड का करंट, ठीक है। फिर सेंडिंग एंड का करंट किसके बराबर हो जाएगा, सी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू VR प्लस डी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू IR, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मदद से ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे IS है, यहाँ भी IS है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन पे सूट कर सकता है, बैठ सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे IR है, यहाँ पे भी IR है, इसका मतलब ये टर्म तो सही है ना। IS इज इक्वल टू IC प्लस IR में IR का टर्म मिल गया, IC का टर्म मिल गया, हमको किस टर्म चाहिए, CVR का टर्म चाहिए, मतलब VR का टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि VR को कैसे लिख सकते हैं। VR क्या है, VR रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वही सेम जगह सेम वोल्टेज हो जाता है पैरेलल में। तो जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वही क्या कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वही क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं VR, और VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, या ऐसा लिखिए IC के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। IC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IC को लिख सकते हैं V, ठीक है, VR अपॉन क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, IC इक्वल टू V अपॉन इम्पीडेंस। यहाँ पर अगर इम्पीडेंस लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये ओम्स लॉ हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR होता है, या I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, और R यहाँ पे क्या है, इस कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस बोल सकते हैं या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं, ये Z है। और 1 अपॉन Z को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 अपॉन Z को ही क्या बोल देते हैं, Y एडमिटेंस। और हम लोग Y के फॉर्म में सॉल्व करना है, इसलिए IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR इंटू Y। IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR इंटू Y। Y क्या है यहाँ पे, एडमिटेंस है, ठीक है। तो अब इसको इस इक्वेशन को, इस वाले जो टर्म आया यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, IS इज इक्वल टू VR इंटू Y प्लस IR, ठीक है। इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन स्टार डैश से अगर कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को स्टार डैश से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी IS है, यहाँ भी IS, यहाँ भी VR है, यहाँ भी VR है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे C है। तो इसका मतलब C का वैल्यू कितना आ गया, Y।
यहाँ पे आई आर है, यहाँ पे आई आर है, डी की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग दो पैरामीटर निकाल लिए, एक तो सी और एक डी निकल गया। सी और डी का पैरामीटर हम लोग निकाल चुके, किसके लिए, रिसीविंग एंड सी मॉडल के लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को किसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, आई वी एस का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। इसी इक्वेशन को लिखना है हमको इसके टर्म में। वी एस के इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वी एस क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है। वोल्टेज के इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट के इक्वेशन लिखने के लिए क्या लगाते हैं, करंट, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो केवीएल लगाएंगे, तो इस लूप के अक्रॉस अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे, इस लूप के अक्रॉस अगर केवीएल लगाएंगे तो क्या बनेगा, इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो वी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू, यहां से जो करंट फ्लो है, ये करंट कौन सा है, आई एस, आई एस, और इसका इंपीडेंस, इन दोनों का इंपीडेंस कितना है, जेड के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, जेड, ठीक है, प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये करंट, प्लस ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, तो वी आर है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज रिसीविंग एंड का होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे वी आर, ठीक है। यहां से हम लोग को क्या क्या मिल गया, वी एस तो मिल गया, वी एस मिल गया, ठीक है, वी आर मिल गया, वी आर मिल गया, ठीक है, आई एस मिला है, मगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आई आर चाहिए, है ना। मिला आई एस है, मगर हमको चाहिए क्या, आई आर। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि आई एस को आई आर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई एस को आई आर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग टर्म एक ये चीज, आई एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई सी प्लस आई आर लिख सकते हैं। यहां से देखिए इक्वेशन 1 से देखिए, तो आई एस को हम लोग आई सी प्लस आई आर लिख सकते हैं, तो ठीक है, आई एस को हम लोग लिख देंगे आई सी प्लस आई आर, ठीक है। आई एस को लिख देंगे कहां से, वहां से इक्वेशन 1 से, आई सी प्लस आई आर इंटू जेड प्लस वी आर। अब एक टर्म और ज्यादा आ गया, आईसी, आईसी तो नहीं चाहिए था हमको, है ना, आईसी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वी आर चाहिए और सिर्फ आई आर चाहिए। वी आर तो आ गया है, आई आर भी आ गया है, मगर एक नया टर्म आ गया आईसी। अब इस आईसी को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, किस में, या तो आई आर में चेंज कर दीजिए या तो वी आर में चेंज कर दीजिए। तो आईसी किस चीज में चेंज हो सकता है, तो आईसी वी आर में चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आईसी इक्वल टू, अभी बताएं कि वी आर इंटू वाई होता है। आईसी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस का करंट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इंटू एडमिटेंस क्या हो जाएगा, आईसी के बराबर हो जाएगा। तो आईसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग आईसी को लिख सकते हैं वी आर इंटू वाई प्लस आई आर इंटू जेड प्लस वी आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब वी आर भी आ गया, आई आर भी आ गया, वी आर भी आ गया। अब इसको कॉमन कर लेते हैं, वी आर को वी आर के साथ और आई आर को आई आर के साथ लिख लेते हैं। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा वी आर इंटू वाई जेड प्लस आई आर इंटू जेड प्लस वी आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वी आर इंटू वाई जेड है, यहाँ वी आर है, इन दोनों में वी आर कॉमन है, तो वी आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वी आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस वाई जेड बनेगा, ठीक है, प्लस आई आर इंटू जेड। ये इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। ये किसके बराबर है, बी एस के बराबर है, ये किसके बराबर है, बी एस के बराबर। अब देखिए इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन स्टार से कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 3 को अगर इक्वेशन स्टार से कंपेयर कीजिएगा तो वी आर यहाँ भी है, वी आर यहाँ भी है, आई आर यहाँ भी है, आई आर यहाँ भी है, बी एस यहाँ भी है, बी एस यहाँ भी है, मतलब कि सब कुछ सेम सेम आ गया है, ठीक है। अब हमको देखना है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई जेड। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन और स्टार से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई जेड। और यहाँ पे से देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जेड हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का क्या निकल गया, ए बी सी डी पैरामीटर निकल गया। ए का वैल्यू कितना आया, ए पैरामीटर का वैल्यू आया 1 प्लस वाई जेड, बी का वैल्यू आया जेड, सी का वैल्यू आया वाई और डी का वैल्यू आया 1, ठीक है। यहां तक
आई होप सो समझ में आया होगा। थोड़ा सा रब करते हैं और समझते हैं कि ये जो नेटवर्क है कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है और रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं क्या, इस पार्ट को रब करके, ठीक है। अगर हमको देखना पड़ेगा कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, बी एस आई एस एज इजकल टू, क्या लिख सकते हैं, एज इजकल टू 1 प्लस वाई जेड, बी इज इजकल टू कितना हो गया जेड, सी इजकल टू कितना हो गया वाई, और डी इज इजकल टू कितना हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी आर इंटू आई आर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगर ये क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए क्या बताए थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कि ए जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए डी पैरामीटर के। ए पैरामीटर जब भी बराबर होगा डी पैरामीटर के, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो क्या ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। दिख भी रहा है सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि सेंडिंग एंड में देखिए कैपेसिटर नहीं है, रिसीविंग एंड में कैपेसिटर है, तो ये सिमेट्रिकल कैसे हो गया, है ना। इसको 20 से काटेंगे तो सिमेट्रिकल तो होगा नहीं, नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। अब अगर हमको देखना है रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो एडी माइनस बीसी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए एडी माइनस बीसी का वैल्यू 1 आ रहा है क्या, तो ए का डी से मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगा, ए का डी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस वाई जेड माइनस बी का सी से करेंगे तो वाई जेड, ये कट गया, इसका मतलब 1 आया, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है। क्या है इसका मतलब, ये क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है रेसिप्रोकल, यस इट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला कि रिसीविंग एंड सी मॉडल जो होता है, रिसीविंग एंड सी मॉडल जो होता है सिमेट्रिकल तो नहीं होता है मगर रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसका अगर वोल्टेज रेगुलेशन देखने की कोशिश करें तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बी एस अपॉन ए माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई जेड, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बी एस अपॉन 1 प्लस वाई जेड माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100, ठीक है। यहां से हम लोग क्या समझ में आया कि रिसीविंग एंड सी वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या चीज जाएगा, बी एस अपॉन 1 प्लस वाई जेड माइनस बी आर अपॉन बी आर इंटू 100, है ना। बी एस और बी आर का वैल्यू दिया रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर बताए थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बताए थे कि नो लोड वोल्टेज जो होता है, नो लोड वोल्टेज क्या होता है बेसिकली, जब लोड नहीं लगा हुआ हो, जब रिसीविंग एंड का लोड नहीं लगा हुआ हो, तो लोड नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा लोड में। अगर इसको देखना चाहे कि नो लोड का वोल्टेज बी एस अपॉन ए का, बी एस अपॉन ए के बराबर कैसे आता है, बी नो लोड बी एस अपॉन ए का वैल्यू कैसे आता है, चलिए इसको भी बता देते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि बी एस इज इक्वल टू क्या चीज होता है, ए बी आर प्लस बी आई आर, ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इक्वेशन को हम लोग को याद रखना है हमेशा कि बी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी आर प्लस बी आई आर होता है। अब जब नो लोड कंडीशन हो, जब लोड ही नहीं लगा हुआ हो, जब मान लीजिए कि हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और लोड लगा हुआ ही नहीं हो, तो रिसीविंग एंड का क्या हो जाएगा, ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लोड लगता है तो करंट जाता है ना, लोड लगाएंगे तो करंट जाएगा, लोड हट जाएगा तो करंट नहीं जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टर्म कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मगर जिस लोड नहीं लगाए मगर उसके पास वोल्टेज तो डेवलप होगा ना। ओपन में तो वोल्टेज होता है, ओपन सर्किट में वोल्टेज तो होता है ड्रॉप, है ना। मतलब अगर दो वायर ऐसे ले लेंगे उसमें एक बैटरी लगा देंगे, मान लीजिए आप ऐसा कर ले कि एक बैटरी लगा हुआ है और इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज मेजर कीजिएगा तो ये जो वोल्टेज आएगा उसी को नो लोड वोल्टेज पर, मगर इसमें करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। मगर इस ओपन होने की वजह से अगर यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखलाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसके पैरेलल में आ जाएगा। किसके पैरेलल में आ जाएगा, अगर कोई पैरामीटर नहीं है, लॉसलेस लाइन है तो सेम वोल्टेज दिखलाएगा। मगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस लाइन तो है नहीं, है ना, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस लगा रहता है, तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा,
और ये वी आर इज इक्वल टू जो होगा वही आ जाएगा क्या, वी एस अपॉन ए। और ये वी आर क्या है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है जब लोड नहीं लगा हुआ है, जब नो लोड है तब, नो लोड है तब ये वी आर क्या है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब जब लोड नहीं लगा हुआ है। तो लोड, जब लोड नहीं लगा होता है तो उसका वोल्टेज कैसे होता है, वी एस अपॉन ए पैरामीटर। तो नो लोड का वोल्टेज कैसे होता है, वी एस अपॉन ए पैरामीटर, है ना। और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 प्लस, तो वी नो लोड कितना हो जाएगा, वी एस अपॉन 1 प्लस वाई जेड, ठीक है, 1 प्लस वाई जेड। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, लेस देन। आपको लग रहा होगा कि ये 1 प्लस में कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, y क्या है, एडमिटेंस। और y का वैल्यू जो होता है, इसको अगर और अच्छा से समझने की कोशिश करें तो ये रब करते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू होता है g प्लस जे बी, और z का वैल्यू कैसे होता है आपका r प्लस जे एक्स, ठीक है। अगर मान लें कि ये लॉसलेस लाइन है, लॉस करने वाला लाइन नहीं है, तो ये r और g तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और y और z क्या आ जाएगा, y इंटू जेड क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो 1 माइनस वाई जेड क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई जेड क्या चीज बन जाएगा, 1 माइनस बी एक्स बन जाएगा। 1 माइनस बी एक्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा। 1 प्लस वाई जेड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये लेस देन 1 है तो नो लोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, नो लोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। जब नो लोड का वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाए सेंडिंग एंड का वोल्टेज, है ना, कब होगा ऐसा, जब लोड नहीं लगा हुआ है तब। किसके लिए, रिसीविंग एंड सी मॉडल के। तो क्या होता है, जब लाइट लोड का कंडीशन हो या नो लोड का कंडीशन हो और सेंडिंग एंड से वोल्टेज रिसीविंग एंड का ज्यादा हो जाए, सेंडिंग एंड में जो वोल्टेज हम लोग भेज रहे हैं और रिसीविंग एंड में जो ले रहे हैं वही वोल्टेज ज्यादा हो जाए, इसी को तो क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट, है ना। कि जब लाइट लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से, उसी को क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होगा। क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट ऑकर, ठीक है। यहां तक मैं सारा एनालिसिस हम लोग कर चुके किसका, रिसीविंग एंड सी मॉडल का। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसमें ना कुछ नया जरूर जाने होंगे। अगर कुछ नया जाने हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।